क्वेश्चन है ये। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड। सबसे पहले पूछा उसने नंबर 1 द करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर। बेटा बोलो मत प्लीज, ध्यान से देख लो क्वेश्चन। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। ये दो चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। एक तो 6 ओम रजिस्टर में इसमें कितना करंट है और एक 12 ओम रजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपको बताना। तो बताओ जरा, करके देखता हूँ कल क्या करके गए तुम यहाँ से सीख के। आ रहा हूँ तुम्हें कैसे। देखो ये मान लो ए बी है, तो बेटा इधर ध्यान दो, इधर ये सी डी है, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो 4 ओम, तो 4 वोल्ट है, वो ए बी में 4 वोल्ट है। बी ए बी कितना है 4 वोल्ट, और बी सी डी कितना है, मतलब इस पूरे एंड में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, यहाँ पे 4 वोल्ट। तो इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना है, आर ए बी कितना है, आर ए बी है 9 ओम, 6 + 3 9। अब इसमें करंट कितना है, V = I × R होता है। I हो गया V/R, V तो है 4 और R कितना है 9। तो इसके अंदर करंट कितना आया 4/9 पूरे एंड में। तो 4/9 इसमें एम्पियर और इसमें भी 4/9 एम्पियर। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें अलग अलग नहीं करना है। जो बच्चे इसको R मानकर और B मान के 4 कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जिन्होंने 4/6 लिखा वो गलत। पूरे में कितना है, क्योंकि करंट रिमेन सेम पूरे उसमें सीरीज में, तो इसलिए पूरे का निकालो, ठीक। अब ऐसे ही जरा इसका करंट निकाल दो। इसका करंट कितना होगा, ये तो दे ही रखा है। I कितना होगा, I1 ले लेता हूँ, मान लो ये I1 है, ये I है, ठीक है। सुन लो मेरी बात, सुन यार, बोलते बहुत पता नहीं कितनी समझ में नहीं आती बात। V कितना है 4 और R कितना है इसका 15। तो ये हो गया इसका करंट। इसमें भी 4/15 एम्पियर, इसमें भी 4/15 एम्पियर। अब इसका उसने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो करंट पता है, R पता है, तो V = I × R। I कितना है 4/15 और R कितना है 12। तो ये 3 4 से 12, 3 5, तो कितना आ गया 16/5। ठीक है जी, गलत हो गया ना, हो गया ना गलत। पोटेंशियल डिफरेंस का V ठीक है। अगला क्वेश्चन है दे रखी है आपको x निकालना है। एम्पियर में क्या होगा, एम्पीटर, AMMPTER। करिए कैसे करेंगे इसको, x निकालना है आपने, x तो मैं समझा रहा हूँ। देखो पहले इसका निकालो, वो 12/7 ओम आ गया,
अब हमें पता है R1 ये R2 है मान लो सारा, और ये R3 है। R1 R2 R3 सीरीज में, तो टोटल R कितना हो गया 2 + 12/7 + X। ये टोटल कितना आ गया, रेजिस्टेंस आ गया पूरे सर्किट का। तो कितना हो गया देखो इधर 26/7 + X। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। पहले समझ लो फिर उतारना, ध्यान से समझ लो। टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया, पहले इसका निकाला, फिर इसका, इसको तीनों को जोड़ दिया क्योंकि दे ऑल आर इन सीरीज। अब इसके बाद आप देखो V दे रखा है आपको 6 वोल्ट और करंट दे रखा है 0.4 एम्पियर, ये दे रखा है यहाँ, दे रखा है ना। तो इससे V = IR होता है, तो R कितना हो गया V/I। तो V कितना हो गया 6 और I कितना हो गया इतना, तो ये आपके पास कितना आ गया 15। तो टोटल रेजिस्टेंस तो आ गया 15 ओम। तो ये 15 ओम इसके बराबर ही तो होना चाहिए। जो टोटल रेजिस्टेंस है जुड़कर कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो मैंने क्या करा, इसको ऐड करा 26/7 + X को 15 के इक्वल रख दिया। X कितना हो गया 15 - 26/7, ये आ गया इतना -26/7, तो ये हो जाएगा आपके पास 79/7। ये तुम्हारा कितना आ गया 11.2 ओम, ये X आ गया। समझ में आई? क्या नहीं समझ में आया बेटा? क्वेश्चन कह रहा है 3 रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम आर कनेक्टेड टुगेदर। कैसे कर रहे हो कनेक्ट ये नहीं पता, कैसे कनेक्ट किया ये नहीं, और ये पता है कि जो इसका टोटल रेजिस्टेंस आना चाहिए वो 6 ओम से बड़ा है पर 8 ओम से छोटा है। अब 3 ओम को बेटा सुन लो, 3 रेजिस्टर्स को आपस में जोड़ने के कितने तरीके हैं वो समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो। एक तो ये हो सकता है कि तुम तीनों को सीरीज में जोड़ दो, एक में ये हो सकता है कि तुम उनको तीनों को पैरेलल में जोड़ दो, 2 सीरीज एक पैरेलल, और एक होता है कि आप उनको एक सीरीज एक ऐसे जोड़ दो, 2 सीरीज एक पैरेलल, नहीं एक पैरेलल, और ऐसे भी हो सकता है कि आप 2 सीरीज और एक पैरेलल कर दो। ये 4 तरीके हैं किसी भी 3 रेजिस्टर्स को आपस में जोड़ने के। बेटा जी कहाँ पे हो, क्या हो गया, नींद आ रही है बुधा, चल वो उधर बात। 3 रजिस्टर्स को हम इन 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब अगर तीनों को हम सीरीज में कर दें तो 6 से बहुत बड़ा हो जाएगा, 6 3 9 तो 11, तो नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है, जो हमारा रेजिस्टेंस आए वो 6 से 8 के बीच में आए, 6 से 8 के बीच में आना चाहिए, ग्रेटर देन 6 लेसर देन 8। अब अगर मैं तीनों को पैरेलल में जोड़ दूं तो कम से भी कम हो जाएगा। कल समझाया था कि जो सबसे छोटा है उससे भी कम आएगा, 2 से भी कम आएगा रेजिस्टेंस पैरेलल में होने से। तो ये कैंसिल हो गया प्रोग्राम, ये कैंसिल हो गया। अब अगला उसने बोला कि ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 6 मतलब एक तो 6 होना ही चाहिए। तो यहाँ 6 में, और ये सीरीज में है ना 6 के, देखो 6 ये हो मान लो और एक ये हो। बेटा मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तमीज से बैठो, मैंने तो अभी कान में मारो बहुत जोड़ दो। ये 3 ओम और ये 2 ओम, समझ में आगे पर। तो अब 6 से बड़ा होना चाहिए, तो अब इन दोनों का जब रेजिस्टेंस आएगा तो वो 2 से भी छोटा आएगा। 2 चीज़ पैरेलल में है, 3 और 2, तो इसका मतलब जो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आना चाहिए 3 और 2 का, दैट शुड बी लेसर देन 1। तो ये और ये चीज़ सीरीज में आपस में है ना, ऐसे तो कर रहे हैं। ये करंट आएगी इसमें घुसा तो आई घुसा ना इसमें भी, पूरे में बाहर निकला आई, तो इसका मतलब ये और ये पूरा आपस में सीरीज में। तो हम जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था हमने, तो ये दोनों तो हम जोड़ते हैं ना, तो 6 में ये चीज़ जुड़ जाएगी, तो 6 से तो बड़ा हो जाएगा पर 8 से छोटा हो जाएगा। देखो अब 2 से भी छोटा आंसर आना है इसका, कैसे आएगा 1/3 + 1/2 कितना हो गया 5/6, ये हो गया 1/r, r कितना हो गया 6/5, तो 2 से भी छोटा आया ना, 6/5 1 पॉइंट समथिंग, तो 6 + 6/5
ये आ गया आपके पास 36/5 विच इज इक्वल टू 6 पॉइंट कितना हो गए? नहीं ये 7.2। तो 7.2 आपका ओम इसका टोटल रेजिस्टेंस आ गया। पर अगर मैं इसमें रखता तो क्या होता है? मान लो ये 6 ये 3 होता है, ये 2 होता है। अब इसमें तुम्हें रख के देखना पड़ेगा। पर लॉजिकली अगर तुम सोचोगे ना तो तुम्हें यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाले ऑप्शन में, क्योंकि 6 में कुछ ऐड करना है आपने, और वो भी कितना ऐड करना है कि जिससे वो 8 से कम रहे, 8 से कम रहे। तो पैरेलल में जब हम जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस और कम हो जाता है। समझ में आ गई है? तो इस तरीके से आपको इसे करना है। तो ये टोटल इसने कहा था टोटल रेजिस्टेंस में निकालो, तो टोटल रेजिस्टेंस हमने 7.2 निकाल दिया। ठीक है, टोटल हो गया। और ये इसका निकल गया 1/3 + 1/2 का। बस हमेशा ध्यान रखना है एक छोटी सी चीज़ कि यहाँ आर नहीं लिखना। अगर अलग कर रहे हो तो अलग होना चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ R1 लिख रहा हूँ, तो यहाँ जब लिखूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? R2 लिख लो, तो उसको लिख लो 6 + this ऐसे कर लो। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका 7.2 हो जाएगा इस तरह। बस ये याद रखना आप ऐसे। ये 4 ऑप्शंस होते हैं किसी भी 3 रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ने के तरीके। समझ आ गया? हाँ लिख लो। हाँ जी बोलो। क्या कर रहे हैं अब हम? लॉ ऑफ हीटिंग। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जिसमें जूल जो एनर्जी की यूनिट करते हो वही वाला जूल। ठीक है, कितने समझदार थे ये, इन्होंने अपनी यूनिट अपने नाम से ही कर दी। फिर तो हम अमर हो गए, बोलो भूलोगे नहीं, है ना? जूल ही जूल है। ठीक है, तो जूल सुन लो बेटा। तो इसने कहा कि हीट जो प्रोड्यूस होती है, मैंने बताया था कि जब भी रेजिस्टेंस होता है तो सर्किट के अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। पंखा गर्म हो जाएगा, ट्यूबलाइट गर्म हो जाएगी, बल्ब गर्म हो जाएगा, सब में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये हीट किस पे डिपेंड करती है? एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा हीट। डायरेक्टली I² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, TIM टाइम। ठीक, जितना ज़्यादा देर कोई चीज़ चलती है तो तुम देखते हो उतना ही गर्म हो जाती है ना? इसलिए कहता है भाई बहुत देर चल रही है, इसे बंद कर दे, थोड़े ठंडे हो जाने दे, फिर उसके बाद चला, है ना? अब जैसे मेरा ये सेल फोन है, सेल फोन अगर मैं रेगुलर इसको किसी चीज़ पे लगाए रखूँ, उसको देखता रहूँ, एक टाइम के बाद इतना गर्म हो जाता है कि ये मैसेज दे देता है कि भाई ओवर हीट हो चुका है, इसको ठंडा करो। अभी आज मैंने फ़ोन करा था, मेरे दादू घर से आ रहे थे तो उन्होंने फ़ोन गलती से गाड़ी में छोड़ दिया था। हाँ, वो हीट हो गई। उस दिन इतनी गर्मी होती है कि गाड़ी अंदर गर्म हो जाती है तो उससे ओवर हीट हो बहुत ओवर हीट वो हो जाता है गाड़ी। ठीक है, और दे रखा है उसको, मैं क्या उसने प्रैक्टिकली करके देखा उसको कि ऐसा होता है। ठीक है, तो हीट जो है वो I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम। तो इससे आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² RT आ जाता है। और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू 1 ही होती है, मतलब H = I² R × ठीक है। तो ये जूल्स का लॉ ऑफ हीटिंग है, दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये आया कैसे, इसको डिराइव कैसे करा हमने, तो उसको भी हम थोड़ा सा करके देखते हैं। थोड़ा देख लो एक बार, फिर उतारना है इसको, पहले समझ लिया करो फिर उतारा करो। ठीक है, अब इसमें सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। हमने अब तक जो फॉर्मूले करे, सबसे पहले फॉर्मूला था V = W/Q, है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस में करा था ना। तो ये वर्क जो था, वर्क अपॉन चार्ज, यही तो हीट है। वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू हीट।
क्योंकि वर्क की यूनिट भी जूल है और हीट की यूनिट भी जो हम काम करते हैं वही कन्वर्ट होती है ना हीट में, है ना। तो इसका मतलब हीट कितनी हो गई, V इंटू क्यू के बराबर हो गई। और हमें पता है V तो आई आर के इक्वल होगा, तो क्या डाल दिया मैंने, I इंटू आर। और Q जो है वो Q होता है I इंटू टी के बराबर, तो इसको मैंने डाल दिया I इंटू टी, तो ये क्या बन गया I स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया मेरा, समझ में आ गया। तो ये डेरिवेशन आता है एग्जाम में, इसीलिए करवाया है, कर लेना इसको डेरिवेशन में। सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करने पर करंट रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें भी आई इसमें भी आई, सब में आई ही रहता है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होनी चाहिए। क्यों, कब होता है ये ऐसा, जब कोई भी चीज़ हो, जैसे तुम एक फॉर्मूला लिखते थे F इक्वल टू m इंटू ए, लिखते थे ना। अब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता था, हाँ। पर कब होता था, व्हेन m इज कांस्टेंट, जब उसका मास कांस्टेंट होता था तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। किसी भी फॉर्मूले में अगर मैं ये कहूँ ना कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो तुम क्या कहोगे, ये कांस्टेंट होने चाहिए दोनों, तब ये मैं कहूँगा हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना। अगर पैरेलल में जुड़े होते तो करंट तो अलग अलग हो जाता, नहीं होता। पैरेलल में होते तो इसमें I1 होता है, इसमें I2, तो करंट सेम नहीं होता। तो मैं वहां से ये नहीं कह सकता, इसमें ये नहीं कह सकता कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मैं जो समझा रहा हूँ वो समझना ध्यान से मेरी बात। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस 10 ओम है और यहाँ रेजिस्टेंस 4 ओम है, इसमें रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसमें 4 ओम है, तो कौन ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, 10 वाला। क्यों, क्योंकि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और सीरीज में ही। पर अगर मैं यही काम यहाँ कर दूँ 10 ओम और ये 4 ओम, तो इससे ठीक उल्टा हो जाएगा। जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी। मैं भी डिराइव करके दिखा रहा हूँ, देखो कैसे। आई V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो आई क्या होता है, V अपॉन आर। आई क्या होता है, V अपॉन, क्या डाल दो, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ डाल दूँगा इंटू आर टी। तो देखो ये इससे कट गया, तो V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब हीट, ये दोनों अगर कांस्टेंट हैं जो कि पैरेलल में होते हैं, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है कि नहीं रहता। पैरेलल में जो रेजिस्टर्स होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, सेम रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। टाइम को तो हम कांस्टेंट मान ही दें कि टाइम तो कांस्टेंट है, वो तो हमारे हाथ में कितना बढ़ाना है कितना घटाना है। तो अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो हीट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, समझ रहे हो मेरी बात। वहाँ पर हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी। जहाँ पैरेलल में जब हम जोड़ते हैं जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी। शर्त क्या है, दे शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। If they are connected in series, तो heat is directly proportional to R. Heat is directly proportional to R. मतलब जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वहाँ ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। समझ में आ गई बात। ये मोटा मोटा याद रखना, मैं लिख देता हूँ उसको। एक और फॉर्मूला ये बन गया हमारा, ठीक है। लिख लो इसमें क्या है, when connected in series, heat is directly proportional to R. When connected in series in parallel, heat is inversely proportional to R. अब डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब तुम्हें सबको पता है। एक बढ़े तो दूसरा बढ़े तो डायरेक्टली, एक बढ़े एक घटे तो इनवर्सली। समझ में आ गई बात, ध्यान से कर लो, लिख लो उसको अच्छे से।
एक फॉर्मूला और बना रहा हूँ इससे हीट का, V पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा पढ़ता तो है नहीं और आता भी नहीं है। अब अगला फॉर्मूला क्या बनेगा, आई स्क्वायर ऐसे रखो, आर की वैल्यू V अपॉन आई डाल दो, V अपॉन आई इंटू टी। आर की जगह मैंने इस आर की जगह V अपॉन आई डाल दो, एक आई कट गया, हीट क्या बन गई वी आई। ठीक है, अब इसमें भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट तो कब होगा, जब V और T कांस्टेंट होने चाहिए, और जब आपसे कहे हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V तो I और T कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, वो रेजिस्टेंस से मैच नहीं करता, तुम गड़बड़ कर दोगे। बस ये फॉर्मूला यूज़ करना सीख सकते, यूज़ कर सकते। H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और एक H इज इक्वल टू वी आई। तो ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पे आ गए। हाँ बोलिए। मान लो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 4 ओम है, ये 10 ओम है, ये बैटरी दे रखी है तुम्हें 16 ओम की, 16 वोल्ट। ठीक है, अब तुम्हें ये पता है कि इसमें कितना वोल्ट है, इसमें कितना वोल्ट है, पता है तुम्हें ये भी पता है इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें कितना करंट जा रहा है। कोई सा फॉर्मूला लगा लो, सबसे सेम है। ये जो हम यहाँ फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं, ये V तो हम ये यूज कर रहे हैं ना। तो पर अगर तुम्हें चाह रहे हो कि इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो हम करते हैं, देखो पहले टोटल वो निकाल लो, इसका रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे 1/4 प्लस 1 बाई, मैं इसको 16 ले लेता हूँ, है ना, ध्यान से समझ लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये 16 हो गया, 4 प्लस 1 5/16, R हो गया 16/5। ये टोटल हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का, और पूरा V कितना 16, टोटल I कितना हो जाएगा V बाई R। तो 16/R कितना 16/5, 5 ऊपर चला गया, ये कट गया, करंट कितना आ गया 5 एम्पियर। इतनी बात सबको समझ में आती है, 5 एम्पियर आ गया। अब इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें वोल्टेज कितनी है 16 वोल्ट, इसमें वोल्टेज कितनी है 16 वोल्ट। इसका करंट कितना हो गया, इसका करंट बताओ कितना हो गया, I इज इक्वल टू V बाई R। V कितना है 16 और R कितना है 16, तो एक ये आ गया 1 एम्पियर, और टोटल कितना था 5, तो यहाँ कितना आएगा 4। समझ में आ गई, इतनी बात तो समझ में आती होगी। अब इसमें हीट जनरेट करनी है मैंने, बताओ इस 16 ओम वाले में कितनी हीट आ रही है। तुमने कहा भी सारी तो पैरेलल में है, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। मैंने कहा जी मैं तो ये लगाऊंगा, आई तुम्हारा कितना है, आर कितना है, टाइम चलो मैं कह रहा हूँ 2 सेकेंड, तो कितना हो गया 32 जूल। और आगे इसी को मैंने कहा मैं तो इससे निकालूंगा, तो इसमें V कितना है 16, R कितना है 16, और टाइम कितना है कितना आ गई। तो फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना। बात समझ में आई मेरी, क्या कराया मैंने, ये नहीं है। लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को देख के ऐसे नहीं कह सकते। बस ये यहाँ पर ये कब है जब I और T कांस्टेंट हो, और ये I T कांस्टेंट कब होते हैं, जब सीरीज में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, उस क्वेश्चन को समझना। देखो ये सब चीज़ें जो मैं करा रहा हूँ ना, तुम्हें ये तुम्हें स्कूल्स में नहीं कराएंगे। अब इधर ध्यान दो। तो पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब पावर इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। कितनी देर में कितना काम करा आपने, दैट इज कॉल्ड। समझ में आई बात।
तो वर्क ही तो हीट होता है, वर्क इज हीट, एनर्जी तो है, या एनर्जी अपॉन टाइम, कुछ भी लिख सकते हो। पावर जो है वर्क अपॉन टाइम, हीट अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। आगे ठीक है। तो अब हमने जो है अभी पढ़ा कि हीट क्या होती है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, या वी आई टी, ये हीट होती है ना। अगर मैं इसको टी से डिवाइड कर दूं सबको, कट गया, तो ये क्या हो गया, पावर। तो पावर के कितने फॉर्मूले हो गए, 3, एक आई स्क्वायर आर, एक बी स्क्वायर अपॉन आर, एक बी इंटू आई। समझ में आई बात। तो पावर के फॉर्मूले क्या हो गए, आई स्क्वायर इंटू आर, बी स्क्वायर अपॉन आर, और पावर क्या हो गई, बी इंटू आई। तो जो तुमने फॉर्मूले अभी हीट के करे डिवाइडेड बाई टाइम, तो वो क्या हो जाएगी, पावर, क्योंकि इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई काम कितनी देर में कर रहे हो, है ना, कितना वर्क कितने टाइम में कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड समझ में आ गई बात। तो ये आप तीनों फॉर्मूले उतारो फटाफट, पावर क्या होता है ये उतारो जल्दी से। और फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, संडे नो क्लास, मंडे नो क्लास, पर संडे को जो बच्चे सैटरडे उसमें आते हैं एक्स्ट्रा क्लास में, 11th वाली जो एक्स्ट्रा क्लास होती है केमिस्ट्री की होगी, वो होगी, ठीक है, ये नहीं होगी, नो क्लास। अब हमारी जो रेगुलर क्लास है वो वेडनेसडे को होगी, वेडनेसडे को होगी 4 to 7 PM। कल होगा क्लास, कल तो है, कल तो होगी, सैटरडे को तो होगी, सैटरडे को तो होगी, सैटरडे क्लास होगी, ठीक है जी। कल 22 तारीख, 23 और 24 क्या कल सुबह ही होगी ना, सैटरडे 8:30 से 10:30 AM to 10:30 AM। अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता कुछ भी, कोई मैसेज नहीं डालूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, समझ लेना इसको अच्छे से। इसकी फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दे, नहीं तो भव्य अभी पूछेगी मेरे से मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय रेटिंग, वो नहीं होती है। रेटिंग का मतलब होता है ये कितने वॉट का है, जैसे 100 वॉट लिख दिया, और कितने वोल्टेज पर चल सकता है, जैसे मैं कहूँ 220 वोल्ट पर चल सकता है। अगर मैंने इसमें 120 वोल्ट लिखा और इसको लगा दिया 220 वोल्ट में, तो फ्यूज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी बात, मतलब जो इसका फिलामेंट है बल्ब का, अगर मान लो 100 वाट का बल्ब है और इसकी रेटिंग ले रखी है कि इट कैन बी ऑपरेटेड ओनली ऑन 120 वोल्ट, 120 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट नहीं ले सकता है। तो अगर मैंने 120 से 150 वोल्ट दे दी से, तो फ्यूज हो जाएगा। 121 होगी तो भी फ्यूज हो जाएगा, तो थोड़ी देर झेलेगा, उसके बाद फ्यूज हो जाएगा। थोड़ा इतना एकदम से तो नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा दे दी तो फ्यूज हो जाएगा। रेटिंग का मतलब ये होगा, ठीक है। तो हर अप्लायंस पे होती है, जब तुम घर जाओगे तो फ्रिज पे, AC पे, उसके साइड में लगा रहता है एक स्टिकर सा, उसमें लिखा होता है इतने वोल्ट इतना वॉट, सब पे होती है, ठीक है। तो हाँ, तो ये 220 वोल्ट का है और एक 60 वॉट का 220 वोल्ट का है, ठीक है। ये रेटिंग दे रखी है उन्होंने, 60 20 10 वॉट, ठीक है। अब इसने कहा दे आर कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट लाइन इन सीरीज, सीरीज में जोड़ दिया इनको, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक। अब ये कह रहा है विच विल कंज्यूम मोर एनर्जी, मतलब कौन हीट ज़्यादा जनरेट करेगा। तो H कैसे निकालोगे इसको, विच विल कंज्यूम मोर एनर्जी, बताओ बताओ।
सुन लो, उससे नहीं करो। तो आप पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना, तो इससे आर निकाल लो, वी स्क्वायर अपॉन पी। मैं दो चीज़ दे रखी है ना तुम्हें, वी और बी। तो वी कितना है 220 इंटू 220 अपॉन पी कितना 100, ये कट गया, ये आ गया 484 ओम। तो मतलब इस बल्ब का रेजिस्टेंस 484 ओम है, इसका रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम, कभी चेंज नहीं होता है। जैसे लेंस का फोकल लेंथ सेम रहता है ना, ऐसे ही बल्ब का रेजिस्टेंस या किसी अप्लायंस का रेजिस्टेंस सेम रहता है। पर अगर उसको सीरीज या पैरेलल में जोड़ूं तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कम ज़्यादा हो सकता है, सीरीज या पैरेलल में जोड़ूं। तो इसका हो गया रेजिस्टेंस 484, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 220 इंटू 220 अपॉन 10, मतलब 4840 इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब इनको किस में जोड़ा है इसने, सीरीज में। तो मैंने सीरीज में कहा था इसको भैया ऐसे यूज कर लेना, मतलब दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वो ज़्यादा हीट, उसकी हीट ज़्यादा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है 10 वाट वाला। तो 10 वाट वाला जो है वो हीट ज़्यादा डिसिपेट करेगा या ज़्यादा एनर्जी लेगा, ठीक है, गर्म होने के लिए। पैरेलल में होते तो उल्टा हो जाता।